अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट थ्योरी है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फ्लो को एनालाइज किया जाता है ताकि उसकी इकोनॉमिक इफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो सके, खास करके लेबर प्रोडक्टिविटी। ये एक ऐसा पहला एफर्ट है जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग दोनों ही अप्लाई होते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट F.W. टेलर ने दिया था 20th सेंचुरी में, इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को टेलरिज्म थ्योरी भी कहते हैं और साथ ही साथ F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था और वो डेफिनेशन है द साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकसेस ऑन नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सी इन दैट दे डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। इसका डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन ये है कि F.W. टेलर ये कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है तो मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स से एग्जैक्टली क्या काम करवाना चाहते हैं और फिर जो भी काम असाइन किया गया है वर्कर्स को उसको मॉनिटर करना कि क्या वो काम जो है एग्जैक्ट बेस्ट वे और द चीपेस्ट वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर फर्दर साइंटिफिक मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा है टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको टेक्निक्स भी कह सकते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऑर्गेनाइजेशन के इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए रूल ऑफ थंब मेथड को साइंस से रिप्लेस कर दिया गया है। मेनली पहले हम देखते हैं कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है। रूल ऑफ थंब का मीनिंग होता है, एक तरह से अगर सिंपल वे में समझे, उसका मीनिंग होता है डिक्टेटरशिप। और यहाँ पर मैनेजर जो है वो एक डिक्टेटर की तरह होता है। वो अपने सारे डिसीजंस अपने पर्सनल ओपिनियन से लेता है, वो सारे डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग लेता है। तो F.W. टेलर का कहना था कि पहला प्रिंसिपल ये होना चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि रूल ऑफ थंब को साइंस से रिप्लेस कर दिया जाए, कि अगर किसी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्मॉल प्रोडक्टिविटी हो भी रही है तो उसको भी साइंटिफिकली प्लान करके सारे काम्स को करना चाहिए। फिर सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इस प्रिंसिपल में वर्कर्स और मैनेजर्स को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कर्स और मैनेजर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए उनके बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी तरह से प्रोडक्टिविटी में अगर गेन होता है तो उस गेन को अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए एंड साथ ही साथ वर्कर्स को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी और हार्डवर्क के साथ काम करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेन इंटेंशन ये है कि इंटरनल कंपटीशन को कम करना चाहिए और कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए। ये प्रिंसिपल साथ साथ ये भी सजेस्ट करता है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशंस को कंसीडर करना चाहिए। अगर उनके पास कोई अच्छे सजेशंस है तो उनको मैनेजर्स को सुनना चाहिए, अपने वर्कर्स के सजेशंस को। और अगर मैनेजमेंट कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसे अपने वर्कर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उन्हें भी सारी बातें बतानी चाहिए। फिर हम आते हैं फोर्थ प्रिंसिपल पे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल को उनकी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क अलॉट करना चाहिए। जब सिलेक्शन ही किया जाता है वर्कर्स का तो उनको उनकी इफिशिएंसी और एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाए और साथ ही साथ उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। अगर किसी भी वर्कर्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें जो भी अगर काम हम अलॉट करते हैं तो उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उन्हें उनका वर्क असाइन करना चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही केयरिंग एटीट्यूड के साथ काम करेगा तो वर्कर्स भी अपना 100% अपने ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 टूल्स होते हैं। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड होगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड इज द वर्क स्टडी, फोर्थ इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम
एंड द फिफ्थ इज मेंटल रिवॉल्यूशन। अब हम एक वन बाय वन कर देखेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप किसे कहते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये टेक्निक वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए बनाया है। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि 8 सुपरवाइजर एक वर्कर को सुपरवाइज करते हैं। 4 वर्कर्स सुपरवाइजर जो है वो प्लानिंग इंचार्ज होते हैं और फिर 4 सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग इंचार्ज कहते हैं किसको है। प्लानिंग इंचार्ज का काम होता है कि कोई भी अगर ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या पॉलिसीज होगा और क्या प्रोसीजर होगा, ये इसको फॉर्मुलेट करता है। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर 4 क्लर्क्स काम करते हैं। पहला है इंस्ट्रक्ट कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है कि कोई भी टास्क जो है वो कैसे होगा वो उसको डायरेक्ट करता है। फिर सेकंड आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है कि अगर जो भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है उसके क्या स्टेप्स होंगे ये उसे बताता है। थर्ड है टाइम एंड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या होता है कि ये क्लर्क डिसाइड करता है कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। फिर ये भी डिसाइड करता है कि उसको करने में कितना कॉस्ट आएगा। फोर्थ वन इज डिसिप्लिनेरियन। ये डिसिप्लिनेरियन क्लर्क जो है वो ये इंश्योर करता है कि सारे वर्कर्स जो है वो डिसिप्लिन्ड रहे और साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपने सारे काम को करे। अब दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होता है कि वो सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को देखता है। उसके अंडर भी 4 सुपरवाइजर्स काम करते हैं। पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सारे काम जो है वो टाइम पर होने चाहिए। गैंग बॉस रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ये देखता है कि फैक्ट्री में सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, जितने भी चीजें हैं वो सारे अवेलेबल है कि नहीं। थर्ड होता है रिपेयर बॉस। अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर करवाना या फिर मशीन के मेंटेनेंस का काम, ये सारे काम रिपेयर बॉस करता है। फोर्थ वन है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है कि वो सारे काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको इंस्पेक्ट करता है और ये भी ध्यान में रखता है कि जो भी प्लान हुआ है यानी कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है कि नहीं, ये भी वो इंस्पेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे सेकंड टूल की, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल, प्रोसेस, मशीनरी और वर्किंग कंडीशंस का भी। अगर ये सारे चीज का स्टैंडर्ड सेट होगा तो इससे टाइम और कॉस्ट दोनों ही सेव होगा और जब टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव होगा तो आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज होगा और सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाइड वे में करना चाहिए। फिर हम थर्ड बात करते हैं वर्क स्टडी की। इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज चलता है वो अच्छी तरह से एग्जामिन और एनालाइज किया जाता है कि सारे एक्टिविटीज जो है वो प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर इसके बीच लेबर्स को कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करता है तो उसे रिजॉल्व किया जाता है। वर्क स्टडी को फर्दर 4 स्टडीज में डिवाइड किया गया। पहला है फैटिग स्टडी, सेकंड है मेथड स्टडी, थर्ड टाइम स्टडी, फोर्थ मोशन स्टडी। पहले हम देखते हैं कि फैटिग स्टडी किसे कहते हैं। फैटिग स्टडी में क्या होता है कि कोई भी काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए वर्कर को रेगुलर टाइम पर एक रेस्ट इंटरवल देना चाहिए जिससे कि काम जो है वो इफेक्टिवली होगा। अब उसमें ये भी डिसाइड किया जाता है कि कितना इंटरवल्स ऑफ रेस्ट होगा, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फिर सेकंड है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या है कि मैनेजर्स जो है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि उस टास्क को बहुत सारे वेज में परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन मैनेजर्स का ये काम होता है कि उन सारे ऑप्शंस में से एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना जिससे कि काम जो है वो इफेक्टिवली हो सके, प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, ना ज्यादा टाइम लगे ना ज्यादा कॉस्ट लगे। तो सारे ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शंस को चूज किया जाता है। थर्ड है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ये है कि एनालाइज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको मैनेज करके कम किया जाता है या जो भी एडजस्टमेंट होती हैं वो किया जाता है। फिर फोर्थ में आते हैं वो है मोशन स्टडी।
मोशन स्टडी में क्या होता है कि वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं तो उन्हें एग्जामिन किया जाता है उनके वर्किंग आवर्स के ही ड्यूरेशन में। अगर देखा जाता है कि कोई भी अगर टास्क जो वो परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो अनप्रोडक्टिव है तो उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, और अगर चेंजेस नहीं भी लाया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस अनप्रोडक्टिव टास्क को या जो भी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व नहीं हो सकती उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके बदले एक अल्टरनेटिव दूसरा ऑप्शन चूज किया जाता है। फोर्थ नंबर है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये एक वेज पेमेंट मेथड है। इसमें ये होता है कि अगर कोई वर्कर अपने टारगेट को जल्दी पूरा कर देता है तो उसे एडिशनल कॉम्पनसेशन मिलता है, लेकिन अगर वहीं कोई वर्कर कम करता है अपने टारगेट को टाइमली फुलफिल नहीं करता है तो उसके रिम्यूनरेशन में डिडक्शन हो जाता है। फिफ्थ है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को एक फैमिली की तरह मिलकर काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वर्क एनवायरनमेंट जो वो ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और काम करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो जब अगर वर्क एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होगा तो प्रोडक्शंस भी जो है वो ज्यादा अच्छा होगा, सारे काम अच्छे से होंगे। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल का भी। ये तो सारे टेक्निक्स हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के, लेकिन ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था। लेकिन क्रिटिसिज्म का पॉइंट दो वे में है। पहला तो है जिसको कि वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा है एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम पहले देखेंगे कि वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्रिटिसिज्म आई थी। पहला है मोनोटोनी। इसका मतलब ये होता है कि वर्कर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई होने से सारे काम जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर वर्कर्स के पास कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडिया है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। सेकंड है डिप्लीट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने का मतलब होता है कि न्यू मशीनरीज आ जाती है किसी भी मैनेजमेंट में, तो न्यू मशीनरीज आने के बदले जॉब कट्स हो जाते हैं। सेकंड है थर्ड है नो स्कोप ऑफ ट्रेड यूनियन। इसमें ये होता है कि जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम से होता है, वेज रेट फिक्स होती है, रेस्ट इंटरवल भी फिक्स होता है, तो सारे काम फिक्स होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ट्रेड यूनियन के कोई काम नहीं होते, उनका कोई स्कोप नहीं होता, सारे चीज स्टैंडर्डाइज वे में होते हैं और सब चीज फिक्स्ड होता है। सेकंड है कि क्रिटिसिज्म फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉयर्स को भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म एम्प्लॉयर्स को भी थे। उसमें से पहला है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। पहला कि अगर हम मेंटल रिवॉल्यूशन लाते हैं तो मेंटल रिवॉल्यूशन लाने में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड ये कि स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। सेकंड इनका कहना था कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कोई भी चीज को प्लान करने में, फिर अपने वर्कर्स को एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करने में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है। थर्ड होता है कि ओवर प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी को जब ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज किया जाता है तो उससे क्या हो सकता है ओवर प्रोडक्शन, और जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो उसकी वजह से रिसेशन होगा। तो ये सारे क्रिटिसिज्म थे एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू और वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।